विशिंग यू अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपकी दोस्त मुदिता और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स पर। इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 26 उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एग्जामिनर के लिए एवरग्रीन एवर टाइम फॉर ऑल एग्जाम चैप्टर है। हर एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न आते ही आते हैं और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पृष्ठभूमि: सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स को मैंने शॉर्ट लिस्टेड किया है जिनसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और चैप्टर को समझने के लिए आपको एक पृष्ठभूमि भी देते हैं। तो फटाफट से इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले कहाँ पर बताया गया है कि संविधान में होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जैसी व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। इसमें भी जो कुछ आर्टिकल हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है वो मैं आपको चैप्टर में आगे बताते हुए चलूँगी। भारतीय संविधान में एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है। अब ये एकीकृत व्यवस्था क्या होती है? एकीकृत व्यवस्था का मतलब होता है कि एक ही व्यवस्था है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राज्य के लिए अलग न्याय व्यवस्था होगी और केंद्र के लिए अलग न्याय व्यवस्था होगी। जैसे कि आप देखते हैं अमेरिका में क्या होता है कि जो राज्य होते हैं उनके लिए न्याय व्यवस्था अलग है और केंद्र के लिए न्याय व्यवस्था अलग है, जिसे संघीय ढांचा कहा जाता है। लेकिन भारत में क्या किया गया है? एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। ठीक है, कि पहले आप जिला कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, इसके ऊपर हाई कोर्ट होगा और फिर उसके ऊपर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा। एक ही व्यवस्था है जो राज्य और केंद्र सभी के लिए है और जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इस व्यवस्था को हमने अपनाया है। ऐसा नहीं है कि राज्य अलग न्याय करेगा और केंद्र अलग करेगा। इसमें ये व्यवस्था की गई है, शीर्ष स्थान पर कौन होगा? उच्चतम न्यायालय होगा, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं। उसके अंडर में होगा उच्च न्यायालय, यानी जिसे आप हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके अंदर होगा, हाई कोर्ट के अंडर में होता है अधीनस्थ न्यायालय या फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट कहते हैं, वो होगा। ठीक है, तो एक ऐसी व्यवस्था है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप देखते हैं मुख्यमंत्री का पद बनाया गया है राज्य के लिए और केंद्र के लिए प्रधानमंत्री का पद बनाया गया है, राज्यपाल, राष्ट्रपति। बाकी चीज़ों में हम कंपेयर कर रहे हैं तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो किया गया था केंद्र और राज्य में, लेकिन न्यायिक व्यवस्था में ऐसा फॉलो नहीं किया गया है। यहाँ पे एकीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न आता है कि ये व्यवस्था हमने ली कहाँ से है? क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी पार्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि हमने ये चीज़ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, देश के, या फिर कहाँ से ग्रहण किया है। तो एकीकृत न्याय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया है। आपको पता है कि 1935 भारत शासन अधिनियम है, इससे बहुत सारे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। तो ये प्रश्न आता है कहाँ से ग्रहण किया? 1935। इसके बाद भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950। इसकी डेट याद रखनी आपको ज़रूरी है कि 28 जनवरी। ठीक है, आपको 26 जनवरी नहीं रखना, 28 जनवरी। तो कुछ चीज़ें हैं जिनकी डेट्स एग्जैक्ट आपसे वनडे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो 28 जनवरी 1950, 26 जनवरी के 2 दिन बाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब चलते हैं हम आगे। उच्चतम न्यायालय का गठन। अब उच्चतम न्यायालय का जब बनाया गया तो उसका किस प्रकार से गठन किया गया? अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, कौन चीफ जस्टिस कितने होंगे, ये पूरी जो संरचना थी इसी को गठन कहा गया। तो मैंने इसको एक टेबल फॉर्म में अरेंज कर दिया है जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। यहाँ पे मैंने वर्ष लिखा है और यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या लिखी है। जब भारतीय संविधान बना, जब मूल संविधान था, उसमें कहा गया कि हमारे न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, जिसमें
7 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या ऐसा कहा गया कि 7+1 का एक स्ट्रक्चर होगा न्यायाधीशों का, और वो केंद्र में होगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय होगा जो सबसे ऊपर टॉप पे आती है। ठीक है। इसके बाद संविधान संशोधन किया गया 1956 में, और कहा कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी, 9+1 होगी। इसके बाद फिर से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1960 में, न्यायाधीशों की संख्या 13 कर दी जाती है, 1977 में 17 कर दी जाती है, 1986 में 25 कर दी जाती है, उसके बाद 2009 में बढ़ाकर 31 कर दी जाती है, यानी 30+1, 30 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे। और अभी लेटेस्ट 2019 में ऐसा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यभार है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके पास बहुत सारे मामले पड़े रहते हैं, पेंडिंग पड़े रहते हैं, कई हाई कोर्ट के भी मामले सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी चाहिए। ये बिल 2019 में पास भी हो गया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लेटेस्ट है, और तो इससे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी प्रेजेंटली है हमारी 34 न्यायाधीशों की संख्या, मतलब 33 न्यायाधीश होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी 33+1 का ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट में। अब ये आपको याद रखने की क्या पूरी टेबल ज़रूरत है? तो नहीं, आपको पूरी टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे आखिरी अमेंडमेंट पूछा जाएगा कि कब किया गया, तो 2019 में कर दिया गया, और अभी कितनी संख्या है, 34 है। और इससे पहले, जस्ट इससे पहले कब किया गया था, तो 2009, 2019, 31 से 34 की गई। और मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में 8 था। तो आपको ये 3 तो याद रखने ज़रूरी है कि मूल संविधान में 8 था। पहली बार बदलाव 1956 में किया गया था, जब 10 हुए थे न्यायाधीशों की संख्या। उसके बाद जाके 2009 में 19 लास्ट, और जिसमें 34 हैं। आई होप आपको ये टेबल क्लियर हो गई होगी। अगर मेंस में आपको आंसर लिखने को आता है तो आप इसका एक ग्राफ बना सकते हैं, और ग्राफ में पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कारण है, न्यायाधीशों का कार्यभार बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में बढ़ गया है। ठीक है, और लास्ट अमेंडमेंट ये किया गया, और ग्राफ में या टेबल में डेकोरेट करेंगे तो आपके मार्क्स भी बढ़ जाएंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बात करते हैं कि जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उनको पद ग्रहण करवाते हैं और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। अब राष्ट्रपति किस प्रकार नियुक्ति करते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एनजेएसी क्या है, पूरा डिस्कस करने वाले हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करते हैं कि जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और फिर मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट्स के जो जज हैं उनकी सिफारिश पर या उनकी पूरी सलाह पर बाकी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य होता है। इसका मतलब ये है कि एक बार चीफ जस्टिस को चुन लिया जाता है, पहले चीफ जस्टिस को चुनने के बाद अब जो चीफ जस्टिस हैं ये बैठेंगे, इनसे परामर्श लेना ज़रूरी होता है बाकी न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति की बात करें चाहे हाई कोर्ट की। तो उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका परामर्श लेना अनिवार्य है। ठीक है, अब इसका जो अनिवार्य है इस पर भी विवाद उठा। ये परामर्श शब्द से ये कह दिया गया कि नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श लेना अनिवार्य है। तो इस परामर्श को, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स है उसे डिफाइन भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही डिफाइन करते हैं। तो परामर्श शब्द को इस तरीके से डिफाइन किया गया 1982 में, 1982 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा कहा कि परामर्श का मतलब ये नहीं है कि सहमति हो, परामर्श का मतलब है विचारों का आदान प्रदान। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अगर किसी को कह रहे हैं तो राष्ट्रपति उसको नियुक्त करें ऐसा अनिवार्य नहीं है, वो बस अपनी सहमति दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या किया, दोबारा अपनी ही जो स्टेटमेंट है उसको बदला और 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्याख्या दी कि जी नहीं, परामर्श का मतलब है कि सहमति होनी चाहिए, यानी जिसको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चाहेंगे उसी को नियुक्त किया जाना चाहिए, उनकी सहमति अनिवार्य है। ठीक है, फिर आगे चलकर 1998 में ऐसा कहा गया, 3 बेंच वाली जो मीटिंग हुई जजों की, उसमें ऐसा कहा गया कि जी नहीं, केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं कर सकते, मुख्य न्यायाधीश के साथ कुछ और जजों का भी परामर्श होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से परामर्श शब्द को 3 बार डिफाइन किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब देखते हैं कि
कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसी से हमारे देश में जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति की जाती है, तो कॉलेजियम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों का एक पैनल नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। ठीक है, मतलब जितने भी हाई कोर्ट के जो जज हैं, उच्च न्यायालय के जितने भी जज हैं, या सर्वोच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश को नियुक्त किया जाएगा, उनका प्रमोशन किया जाएगा या फिर उनका तबादला किया जाएगा, इसके लिए कौन सिफारिश करता है? इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के और जज, यानी 4+1 5 मेंबर होते हैं, 4+1, जिसमें एक होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 4 सर्वोच्च न्यायालय के अदर न्यायाधीश होते हैं। इनका एक पैनल होता है, आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं, इनका एक पैनल होता है न्यायाधीशों का। ये सिफारिश करते हैं कि हाँ, इस न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना चाहिए, इनका तबादला किया जाना चाहिए, ये अपनी सिफारिश करते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। तो ये कब हुआ था? 1998 को 3 जजों वाले मामले में आए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए प्रभाव में आया। मैंने अभी आपको बताया कि 1998 में 3 जज वाली पैनल जो थी उसने ये कहा कि, और इसी व्यवस्था को कॉलेजियम सिस्टम कहा गया, कि केवल मुख्य न्यायाधीश का परामर्श जरूरी नहीं है, उसके साथ में कुछ और न्यायाधीश, क्योंकि हो सकता है अगर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जिसको बोले कि हाँ भैया इसको न्यायाधीश नियुक्त कर दो, उसको नियुक्त कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि ट्रांसपेरेंसी ना हो, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को नियुक्त करवा दें। ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि जब एक पैनल होगा तो उसमें अलग अलग न्यायाधीश होंगे और सब अगर एक ही बात पे सहमत होंगे तो इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ये हमारा जो कॉलेजियम सिस्टम है, तो ये प्रश्न पूछते हैं क्या ये भारतीय संविधान में है? तो जी नहीं, भारतीय संविधान में इसका मेंशन कहीं नहीं किया गया है। ये हमारी ही एक प्रणाली है जो 1998 में ऐसा शुरू हुआ और अभी तक इसी को फॉलो किया जा रहा है। वर्तमान में कॉलेजियम प्रणाली से ही नियुक्ति हो रही है। ठीक है, 1998 से टिल अभी तक इसी प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है। तो आपको कॉलेजियम सिस्टम क्लियर हो गया होगा। NJAC, अब ये NJAC नाम की क्या बीमारी है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये क्या मामला हुआ? तो हमने अभी पढ़ा कि कॉलेजियम सिस्टम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती थी। अब क्या किया गया? 99 संविधान संशोधन अधिनियम किया गया वर्ष 2014 में। ठीक है, तो आपको जो 99 संविधान संशोधन है, 100 संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन, जो लास्ट के 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हाल टाइम में हुए हैं, कुछ वर्षों में हुए हैं, तो आपको लास्ट वाले बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट याद करना। तो 99 यही था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, मतलब जो जजों की नियुक्ति होती है सर्वोच्च न्यायालय में या हाई कोर्ट्स में, उसके लिए एक नई व्यवस्था अपनाई जाए, एक नई प्रणाली अपनाई जाए, कॉलेजियम सिस्टम को बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये संविधान संशोधन किया गया। आपको पता है कि जब संविधान संशोधन होता है तो उसको लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होना होता है, राष्ट्रपति की सहमति होती है, उसके बाद जाकर वो बनता है। और अगर वो मतलब न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा है तो सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर अपनी टिप्पणी देगा या उसको सहमति देगा। ठीक है, तो जो कॉलेजियम प्रणाली हो उसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया गया। जो हमारी कॉलेजियम सिस्टम था उससे डिस्प्लेस कर दिया गया और ये लोकसभा राज्यसभा में पास भी हो गया। ठीक है, कहा गया कि अब इस व्यवस्था में क्या होगा? इस व्यवस्था में एक नया पैनल बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करने के लिए। उस पैनल में ये व्यवस्था की गई कि उसमें एक तो होंगे मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 न्यायाधीश ऐसे होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ही जज होंगे। इसके साथ ही उसमें एक होंगे कानून मंत्री, यानी कि जो उस वक्त भी देश में कानून मंत्री होंगे वो होंगे, और 2 सदस्य कहा गया, 2 और सदस्य रखे जाएंगे जो जाने माने हस्ती हों। उसमें से भी कहा गया कि एक को हम विपक्ष का नेता रखेंगे, यानी जो विपक्ष अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा उसको रखेंगे, और एक किसी जानी मानी हस्ती को रखेंगे। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था बनाई गई कि ये जो पैनल होगा ये अब अपॉइंट करेगा
चीफ जस्टिस जितने भी न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय में या उच्च न्यायालय में, ठीक है। और इस बिल को पास भी करा दिया गया। लेकिन जैसे ही ये बिल रिव्यू होने के लिए 2015 में सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय 2015 में 99 संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी दोनों को असंवैधानिक घोषित कर देते हैं। कहते हैं संविधान के विरुद्ध है और इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी, और इस तरीके से जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वो भंग हो जाएगी। आप देखें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमारे 3 पिलर्स हैं। विधायिका और कार्यपालिका कुछ भी करें, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है उसे एकदम स्वतंत्र रखा गया है। यानी पूरे देश को हमारी न्यायपालिका पे भरोसा है कि लेट होगा पर न्याय होगा, ठीक है। तो अगर न्यायपालिका में भी हस्तक्षेप कर दिया जाएगा, उसमें भी अगर इसमें कैबिनेट मंत्री में ये कहा गया था कि प्रधानमंत्री चुनेंगे और प्रधानमंत्री और कुछ लोग मिलकर 2 सदस्यों को चुनेंगे, इसमें कानून मंत्री भी होंगे। तो इस तरीके से अगर कानून मंत्री होते और इस तरीके के मेंबर अगर कमेटी में होते चुनने के लिए, तो हो सकता है वो किसी अपने बंदे को चुन ले या फिर ऐसे व्यक्ति को उसके पद पर, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर दें जो उन्हें बेनिफिट दे, ठीक है, जो उनको केस उनके फेवर में करे। तो इस तरीके से जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो जाएगी, किसी भी देशवासी को उस पर भरोसा नहीं रहेगा। तो इसको पहली नज़र में ही असंवैधानिक कर दिया और इसको रद्द कर दिया गया, और वापस क्या आ गई, वापस हमारी वही पुरानी कॉलेजियम सिस्टम आ गई। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जो उनका पैनल है वही न्यायाधीशों को चुनेंगे। इसमें मंत्री को ऐड करना, बाहर से मेंबर्स को ऐड करना इस कमेटी में, ये गलत हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगा, और जो कहा जाता है कि स्वतंत्र है हमारी न्यायपालिका, वो उसकी स्वतंत्रता पूरी तरीके से भंग हो जाएगी। न्यायाधीशों की योग्यताएं। अब बात करते हैं कि आपको न्यायाधीश यानी कि जज बनने के लिए इंडिया में आपके पास क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या योग्यता होना चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पॉइंट 1, कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पॉइंट 2 है, उसे किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। मतलब कि आप हाई कोर्ट में एज अ जज 5 साल आपने काम किया हो, जज की पोस्ट पे 5 साल हाई कोर्ट में काम किया हो। किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए। या फिर उसने उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील रहा हो, ठीक है। ये जो सेकंड पॉइंट है, इसमें 3 कंडीशन दी हुई, तीनों में से कोई एक फुलफिल करनी चाहिए। या तो आपने 5 साल तक जज रहे हो उच्च न्यायालय में, या फिर 10 वर्ष तक वकील रहे हो किसी एक उच्च न्यायालय में, या मल्टीपल बहुत सारे उच्च न्यायालय में। आपका पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर के लिए, और वो भी हाई कोर्ट में। या फिर राष्ट्रपति के मत में आप सम्मानित न्यायवादी हों, मतलब ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो न्याय में जुड़े हुए हैं और प्रतिष्ठित स्थान पे हैं, और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो नियुक्त कर सकते हैं। तो पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा सेकंड कंडीशन में 3 कंडीशन है, तीनों में से एक फुलफिल करना ज़रूरी है। चाहे आप 5 साल जज रह चुके हो हाई कोर्ट में, 10 साल तक वकील रह चुके हो हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं, न्यायवादी हैं, तो ठीक है, तो आपको नियुक्त किया जा सकता है। अब संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। मैंने इसे ग्रीन हाईलाइट क्यों किया है? ग्रीन हाईलाइटेड में वही करती हूँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो पूछा जा सकता है। ये पूछा जाता है कि क्या उनकी अधिकतम या न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। आयु जैसे आप पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है, इसके लिए इतनी है, तो कितनी आयु निर्धारित की गई है न्यायाधीश के लिए? तो न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है संविधान में। ऐसा क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पद है और वहाँ पे पहले आपको 10 साल का हाई कोर्ट में एक्सपीरियंस चाहिए वकालत का, या 5 साल जज का एक्सपीरियंस चाहिए आपको हाई कोर्ट में। तो जज बनने के लिए पहले उसकी पढ़ाई, फिर वहाँ तक अपनी ट्रेनिंग करने के बाद वहाँ पहुँचने में कई वर्ष लग जाते हैं, और उसके बाद इतना एक्सपीरियंस, इसलिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है न्यायाधीशों के लिए। अब न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होता है? संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में 3 उपबंध बनाए गए हैं। ऐसा कोई फिक्स कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है कि इतना होना चाहिए कि उनका आयु, ठीक है, पर ऐसा कुछ उपबंध हैं जो हैं, जैसे कि 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहेंगे। जब भी वो धारण करते हैं तो उससे उनका रिटायरमेंट का एज कितना रखा गया है? 65। मान लो वो 60 साल की उम्र में उन्होंने धारण किया है तो 5 साल तक वो रहेंगे। 61 की एज में धारण किया है तो 4 साल रहेंगे। 65
65 में वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जिस भी आयु में किया है, और हो सकता है कि उनने 55 में या फिर 56 में कर लिया है तो 65 तक वो इतने साल तक बने रहेंगे, 5-6 साल 10-11 साल तक। ठीक है, तो 65 वर्ष तक बने रहेंगे। या फिर वो चाहे तो वो कभी भी लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। अब वो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को। वो चाहे तो जब भी अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं, तो उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। या तीसरा मेथड है कि संसद सिफारिश करके राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश करे और उसके बाद उन्हें पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन किस प्रकार हटा सकते हैं? उसमें संसद सिफारिश करेगा, और संसद ऐसा नहीं कि जब मन की कर देगा, उसमें लोकसभा राज्यसभा सबकी सहमति होती है, पूरा महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, अभी मैंने बताया कि न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है, तो न्यायाधीश को हटाना बहुत आसान नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के उपबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है। यानी कि महाभियोग जो आपने राष्ट्रपति के लिए भी पढ़ा है, उस प्रकार का महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? सबसे पहले तो हटाने के लिए जो पद है न्यायाधीश का, उनमें साबित कदाचार होना चाहिए या दुर्व्यवहार, मतलब इसी आधार पर उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक है, कि दुर्व्यवहार है या साबित कदाचार है तो ही लगाया जा सकता है। और इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल है वो बहुमत से पास होगा। मतलब जो ये बात है इसको बहुमत से पास कराना होगा, दोनों में अलग अलग। ठीक है, इसके लिए निष्कासन प्रस्ताव 100 सदस्यों का, यानी अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में 100 मेंबर, और अगर राज्यसभा में है, राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष सभापति को दिया जाएगा कि पहले इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। लोकसभा में कम से कम 100 लोग साइन करेंगे, और राज्यसभा है तो 50 लोग साइन करेंगे। उसके बाद अगर लोकसभा है तो अध्यक्ष को, राज्यसभा है तो सभापति को इस चीज़ को आगे भेजेंगे। अध्यक्ष और सभापति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं या राज्यसभा के स्पीकर हैं वो उसको एक्सेप्ट करें या अनएक्सपेक्ट करें, वो उनकी मर्जी है, उन पे डिपेंड करता है। वो अगर स्वीकार कर लेंगे तो आगे कार्यवाही होगी, और अस्वीकार कर लेंगे तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो अध्यक्ष सभापति को इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। अब क्या होगा, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो जो सभापति हैं या फिर अध्यक्ष हैं वो एक 3 मेंबर की समिति बनाएंगे, यानी कि एक पैनल बनाएंगे जिसमें 3 मेंबर होंगे। यह समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी या असक्षम पाती है तो सदन में इस पर प्रस्ताव विचार किया जा सकता है। अगर वो फिर इस पर जांच करेंगे और उन्हें पाया जाता है कि हाँ ये जो लगाया गया है आरोप वो सच है, सिद्ध हो जाता है, तब इसके बाद विचार होगा लोकसभा या राज्यसभा में। विशेष बहुमत से दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कर इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। जब दोनों में पारित हो जाएगा तो इसके पास राष्ट्रपति को भेजा जाएगा, और अंत में राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके हटाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि उनको स्वतंत्रता दी गई है कार्यकाल की, और जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका है वो पूरा स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश, एक बात ये अच्छी है और पॉइंट करने वाली है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है भारत में। ठीक है, मतलब अभी तक किसी को भी इस प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। जो हटे हैं या तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया या खुद से त्यागपत्र दिया हो, कभी भी इस तरीके से हटाया नहीं किया गया है। बस पहला प्रयास किया गया था, पहला और एकमात्र प्रयास था महाभियोग का मामला, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी 1993 का था। वी रामास्वामी, इन पर प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन ये प्रस्ताव लोकसभा में पास ही नहीं हो पाया। तो जब पास ही नहीं हो पाया तो आगे महाभियोग की प्रक्रिया हो ही नहीं पाई। तो बस ये एकमात्र मामला है जो रामास्वामी पे था 1991 और 1993 में। तो वर्ष याद रख सकते हैं, और खुशी की बात है कि आज तक किसी को भी महाभियोग से हटाया नहीं गया है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। अब बात करते हैं कि जो न्यायाधीश हैं उनको वेतन और भत्ते कितने दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन एवं भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश एवं पेंशन का निर्धारण समय समय पर संसद द्वारा किया जाता है। अब इनके कितना वेतन दिया जाएगा, कितना इनको विशेषाधिकार दिए जाएंगे, अवकाश दिए जाएंगे, इन सब का निर्धारण संसद करती है। और आपको पता होगा कि संसद सदस्यों का भी जो वेतन भत्ते हैं संसद ही निर्धारित करती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन
इन सब के लिए भी संसद ही वेतन और भत्ते निर्धारित करती है, जितने भी ये केंद्र में बड़े लोग हैं, ठीक है। उन्हें निःशुल्क आवास, चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि सुविधाएं दी जाती हैं न्यायाधीश को। इसके साथ ही सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों को पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% निर्धारित है। इसका मतलब है कि जब वो रिटायर होने से पहले आखिरी महीने में जो भी उनकी सैलरी थी उसका 50% उन्हें रिटायर होने के बाद पेंशन दिया जाएगा। मान लो उनकी सैलरी 1 लाख थी, 1 लाख थी, ठीक है, जब वो रिटायर हो रहे थे न्यायाधीश, तो अब रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन 50,000 महीना दिया जाएगा। तो ये है न्यायाधीश अगर वेतन और भत्ते रिटायर होने के बाद उन्हें क्या दिया जाता है, क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं, ये सारा हो गया उनके वेतन और भत्ते से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन, भत्ते, ये सारी चीज़ें देख ली, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लिए। अब इसके पार्ट 2 में सुप्रीम कोर्ट के हम देखेंगे कि इनके पास क्या शक्ति और पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय के पास, इसके साथ ही कितने प्रकार के न्यायाधीश होते हैं और उनका कार्य क्षेत्र राष्ट्रपति के मामले में क्या है, किसके मामले में क्या है, वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए थैंक यू सो मच।